ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसी को लग रहा है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करते रहेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारा पंचायत है इसमें भी। ठीक है, मतलब बहुत सारी इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग अभी तक इंडेफिनिट इंटीग्रेट करते आ रहे हैं, तो अब हम लोग बिटवीन लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेट तो कर ही रहे हैं, अब बिटवीन लिमिट्स करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर लिमिट या फिर लोअर लिमिट। टू नेम फॉर दिस, इंफीरियर लिमिट और लोअर लिमिट। इस बी के बारे में क्या कहें भाई साहब? बी इज अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट। जनरली तो हम लोग अपर और लोअर का इस्तेमाल करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। बट जैसे ही आप आईटी करके मतलब कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड का ही होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स समझ में आएगा। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, उस पर बात कर रहे हैं पहले। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड इट आउट? तो द प्रोसेस इज कि मान लीजिए कि इसका जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है दैट इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एंड सिंस द लिमिट्स गोज फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअली ये क्या होता है कि इस एक्सप्रेशन में हम अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। मतलब इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये तरीका है इसको इवेलुएट करने का, बस ये वाली बात है। तो एफ एक्स प्लस सी की वैल्यूज हम बी और ए पे रखते हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से चेंज कर लेते हैं। एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए प्लस सी। तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे इंडेफिनिट में कि भाई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना, ठीक है, उसको यहाँ पे देख सकते हो, सी इवेंचुअली विल कैंसिल आउट, सी इवेंचुअली विल कैंसिल आउट, समझ में आएगा। तो इस तरह की शक्ल का मिलेगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। उसका अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है एफ एक्स प्लस सी एंड द लिमिट गोज फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि इसके इंडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू बी पे माइनस ए पे, तो दिस इज़ द वैल्यू, ठीक है ना। इसमें एक दो और चीज़ें हैं जो सिंपल भी हैं। एक चीज़ है कि जो स्मॉल एफ एक्स होना चाहिए वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से काम कर पाते हैं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर इन बिटवीन इसको तोड़ना पड़ता है। तो ये सारी क्या बातें हैं, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, समझ में आएगा। बट बिफोर दैट हम इसके ज्योमेट्रिकल उस पर जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है ना। जैसे देखना यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या चीज़ बतलाई कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर मैं बात करूँगा, ठीक है ना। बट फॉर द टाइमिंग ए से बी में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। और अगर कंटिन्यूस है तो हम इसको इस तरीके से इवेलुएट करते हैं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कैसे करते हैं वो सब पे बात करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल का तो आपको बतला दिया था मैंने कि फैमिली ऑफ कर्व है, बट यहाँ फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, यहाँ एरिया से रिलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे किससे रिलेट होता है, एरिया से। जैसे मान लीजिए ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूस तो है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है ना, और मान लीजिए पॉजिटिव है, समझिए क्या ध्यान से, ए से बी में क्या है, एफ एक्स ये फंक्शन है, पॉजिटिव है और इस तरीके से है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, हम लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो बोल रहे हैं इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन द इंटीग्रल
represents area bounded by the curve y equal to fx, x equal to a, x equal to b and x एक्सिस। अगर fx पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि ये कौन सा एरिया है सर, तो देखिए आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कौन से एरिया की बात हो रही है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एरिया बेसिकली, जो हम लोग बोलेंगे क्या, इधर बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई द लाइंस, ये है x इक्वल टू a, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं x इक्वल टू b। तो ये जो एरिया है, इस एरिया की बात कर रहा है कौन, इंटीग्रल a टू b fx dx, ये बात कर रहा है, समझ में आएगा। बट ये पॉइंट है कि सर ये जो आपने इंटरप्रिटेशन बताया, ये तो अंडर द कंडीशन बतलाया fx पॉजिटिव है, बट अगर fx पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो तो कैसे लेंगे, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एरिया कैसे आता है उस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है ना, बट शायद आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन करेंगे ज़रूर बात। बाकी आप भी सोचिएगा कि एरिया से कैसे कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है ग्राफ, ये लाइन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो हम लोगों से कोई पूछता है कि व्हाट इज दिस इंटीग्रल a टू b fx dx, तो मैं अब इसमें क्या कह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली, मतलब इन जनरल तो ये है जो मैं अब लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स algebraic sum of areas। Geometrically it represents algebraic sum of areas। algebraic वर्ड का मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, 11th में भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे डेफिनेट इंटीग्रल को क्या है ना, एरिया ही मान लेते हैं, एरिया ही नहीं है। एरिया तभी होगा जब हम लोग बोल रहे हैं fx पॉजिटिव है, लेकिन अगर fx पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब होगा अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अब कोई पूछे कि सर अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज का मतलब क्या है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सुनना ध्यान से, ये सब चीज़ हम समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव क्यों आ रही है, कौन सी चीज़ नेगेटिव क्यों आ रही है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट C1 कह दिया मैंने, ये पॉइंट मैंने C2 कह दिया, ये पॉइंट मैंने C3 कह दिया, ठीक है। तो ये जो A टू C1 आए हैं दोस्त, ये आप देखोगे कि सिंस हम रेक्टेंगल्स मल्टीप्लाई करते हैं हाइट्स के साथ, समझ में आएगा, तो ऑफकोर्स हाइट भी पॉजिटिव है और रेक्टेंगल जो हम वेरिएशन देते हैं लेफ्ट टू राइट देते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा, ठीक है ना। इसको मैंने A1 मान लिया, मैं ये वैल्यू बोल रहा हूँ जो साइन के साथ आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे जब इसको देखोगे तो fx डाउनवर्ड्स है लेकिन वेरिएशन लेफ्ट टू राइट है, बोलोगे वेरिएशन क्या है, वो मैं बात कर लूँगा, ठीक है ना। बाकी इतना आइडिया सब बच्चों को होता है, इतना तो दिमाग में रहता ही है। इसको मैंने A2 बोल दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो A1 होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, A2 जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ जब आप इंटीग्रल A टू B fx dx करोगे तो A1 प्लस A2 लिखोगे, क्योंकि A2 खुद में नेगेटिव है। मैंने यहाँ माइनस जानबूझ के नहीं लगाया, नहीं तो माइनस लगाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली चीज़ मान लीजिए कि निकल के आती है A3, मतलब आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बोला, A1 इज़, आप ऐसे सोच लो, इंटीग्रल A टू C1, मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ बच्चे होते हैं कि दे मेड कन्फ्यूजन, मतलब एक्चुअली तो बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि अच्छा मैंने तो बना लिया कन्फ्यूजन, अब बताओ। जैसे मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो A2 अपने आप में नेगेटिव ही है, कि C1 से C2 जब करोगे तो fx नेगेटिव है और वेरिएशन C1 से C2 जा रहा है, तो अपने आप ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ जोड़ा है, क्योंकि A2 खुद में नेगेटिव है। अगर कोई बोलता है कि सर आप A1 माइनस A2 लिखूँ, तो मैं बोलूँगा नहीं भैया, ये A1 माइनस A2 नहीं होगा, नहीं तो फिर ये क्या हो गया कि A2 नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आ रही बात। अब देखना, इधर से ये जो आया उसको मैंने बोला A3, C2 से C3 वाला, और ये वाला मैंने क्या बोला, A4। तो आपको समझ में आ रहा है कि A3 तो खुद पॉजिटिव ही रहेगा और A4 खुद नेगेटिव होगा। तो यानी कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया
कि व्हाट इज दिस डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया. जैसे कोई पूछता, एक तो ये पूछ देता है कि इंटीग्रल a टू b fx dx क्या है, तो मैं बोलूँगा ये. लेकिन कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई, सुनना आप लाइन ध्यान से, इंग्लिश की है थोड़ी सी ध्यान से. व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू fx, the curve y equal to fx, the lines x equal to a, x equal to b and the x axis. तो अगर अब कोई बोलता है कि what is the area bounded by fx, the curve fx, the lines x equal to a, x equal to b and the x axis, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे एरिया, ये जो लिखा हुआ है this is not the area, ये जो लिखा हुआ है this is not the area, this is the value of the definite integral. एरिया क्या होगा, एरिया इस केस में इंटरेस्टिंग है, क्या हो जाएगा a1, जो ध्यान रखना एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, माइनस a2 होगा. क्यों, क्योंकि a2 ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस a3 माइनस a. मतलब दिस विल बी द एक्चुअल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस. तो दिस इज एरिया माय डियर फ्रेंड्स, और वो जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक सम है. तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, समझ में आ गया. तो यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज होता है. कुछ केसेस में ये एरिया के बराबर हो सकता है जब हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव. अदरवाइज हम लोग बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बट एरिया विल नेवर बी नेगेटिव. बस ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना. तो मेरे ख्याल से आज की चीज़ जो है हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना. और फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ इट एक्चुअली कनेक्ट्स टू एरिया, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो होमवर्क में मैंने वही जो बोला है उसको अपन फॉलो कर लीजिएगा. क्या फॉलो कर लीजिएगा बोलिए. इनडेफिनिट का जो DPP वगैरह है, शीट वगैरह है, वो सब कंप्लीट करने में लग जाइएगा, ठीक है. वैसे तो मैंने बतला दिया था कि भाई एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा ग्राफ, तो इट विल रिप्रेजेंट द एरिया और डेफिनेट इंटीग्रल का कनेक्शन. और डेफिनेट इंटीग्रल इज एक्चुअली तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज. अगर उस इफ वी कंसिडर द केस कि एफ एक्स इज क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को कट करके नीचे ऊपर सब हो रहा है. तो और फिर हमने लास्ट बात करी थी कि कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसको एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है ना. तो उस पर हम आते हैं, ठीक है ना, कि ये एरिया को कैसे कनेक्ट करता है. तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इंटीग्रल a टू b fx dx की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि ये एरिया से रिलेट करता है कैसे. जैसे फॉर द टाइमिंग हम एफ एक्स पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, एफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि कैसे क्या हो रहा है. अगर एफ एक्स पॉजिटिव के लिए समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा, देखना ध्यान से. तो हम लोगों ने बोला कि कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू a, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं. ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट ये चीज़ हो गई, तो इसकी इक्वेशन को ऑर्डिनेट बोला जाता है. और ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट हो गया. इस पॉइंट का ऑर्डिनेट अगर कोई पूछता है तो यही होता है. और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू b. तो समटाइम्स इन लैंग्वेज इट इज ऑल्सो रिटन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, ये है कुल मिला के. एरिया के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उस पर बात करते हैं. हम लोगों ने क्या किया कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है x, y. वी हैव टेकन अ पॉइंट x, y, और जैसे हम पहले भी करते हैं कि x को चेंज कर दिया बाई डेल्टा x, तो देयर विल बी सर्टेन चेंज इन y, उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया बाई डेल्टा y. तो x को चेंज कर दिया डेल्टा x से एंड देयर विल बी सम चेंज इन y, तो उसको हम लोगों ने डेल्टा y से डिनोट कर दिया. अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लीजिए. आपको तीन तरह के एरिया दिखेंगे. एक तो एरिया अंडर कर्व दिखेगा जो ब्लू वाले से दिख रहा है टिल एक्स एक्सिस. एक ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए ध्यान से. और एक ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है. जैसे अगर हम इसके नामांकन कर दें तो जैसे मान लो इसको बोल दिया A B C D, ये पॉइंट कर्व का है, ठीक है ना. ये D है, ये E है और ये F है. तो दो तो रेक्टेंगल हो गए A B C D और A B E F, सही है क्या, देख लेना खुद से. और एक हो गया एरिया अंडर द कर्व, मतलब A B E D, ये जो कर्व वाला पार्ट है, समझ में आएगा. तो हम इन तीनों एरिया का लिख सकते हैं क्या,
समझ में आ गया ऑर्डर? नहीं, जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखें तो दिस थिंग इज डेल्टा एक्स एंड दिस पार्ट इज वाई, नहीं तो अलग बोले कि वाई इंटू डेल्टा एक्स इज लेस देन। अब बोलोगे लेस देन क्या क्या डिनोट करेगा, ये वाली जो चीज़ है इसको क्या डिनोट करोगे सर आप जो कर्व के अंदर? तो मैंने क्या बोला साहब, हम लोगों ने क्या बोला, जो कर्व के नीचे का पूरा एरिया है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम सम चेंज इन एरिया मान रहे हैं। अब लोग क्या चेंज इन एरिया मान रहे हो, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल ये है कि हम लोगों ने बोला क्या कि इस एरिया का अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि इस एरिया का फॉर्मूला क्या है। हमने इस एरिया को मान लिया ए। देख लो, वैसे तो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देख पाते हैं बेचारे, अब उनका क्या कर सकते हैं बताइए। तो बहुत आराम आराम से भी समझाता हूँ हालांकि। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये एरिया को अपन ने क्या बोल दिया है, ए। समझ में आएगा? इस पूरे एरिया को, ये दिख रहा है ना, आप ऐसा सोचो ना कि आपके पास एक ये वाली लाइन है जो फिक्स है, ये कर्व है, और ये वेरिएबल लाइन है, मतलब यहाँ से जो है, बोलो तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। ये जो ब्लैक वाला है ये वेरिएबल है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक एरिया आ रहा है, और जैसे ही आपने इस पॉइंट x, y को चेंज कर दिया, ये पॉइंट जो x, y था इसको अपन ने चेंज कर दिया, x को डेल्टा x, y को डेल्टा y से, तो ये वाली जो लाइन है ये शिफ्ट होकर इधर आ गई है। इसको मैं इससे डिनोट करता हूँ, ये लाइन शिफ्ट होकर इधर आ गई, देखिए। तो यानी कि जो ओरिजिनली एरिया बाउंड कर रहा था कर्व, दिस फिक्स्ड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड दिस वेरिएबल वन, ब्लैक वाला, वेरिएबल वन ब्लैक वाला, उसको ब्लैक वाले को हमने इधर करके ब्लैक से ऑरेंज पे ले गए, तो देयर विल बी सम चेंज इन एरिया आल्सो। ओरिजिनल एरिया ये जो था इसको मैंने ए बोला, इस एरिया को क्या बोला, ए, ठीक है ना। और इस चेंज इन एरिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया दोस्त, डेल्टा ए से। फिर से नहीं समझ में आया तो 10 बार यही देखिएगा, और नहीं तो मान लीजिएगा, हालांकि कोई ये प्रूफ बतलाता नहीं है, सब लोग बस याद करवा देते हैं कि ये इसका एरिया वेरिया होता है, ठीक है। और बच्चे खुश भी रहते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, लेकिन खुश जरूर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी चिंता मत कीजिएगा कि इससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ समझ में आ जाए, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वो पर्पस है बस, ठीक है। और थोड़ा सा मैथ्स के बारे में थोड़ा एक करें ना, जानकारी मिले, ठीक है ना, वो भी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा मेरा मानना है, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं थोड़ा सा, मतलब कि सर हम अच्छे से नहीं पक पा रहे हैं, वो हमेशा उनका रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या कहा मैंने। इनिशियली जो ये लाइन ब्लैक वाली थी, और ये जो हम लोगों ने लाइन ली हुई है ये वाली, ठीक है ना, इसको अपन नहीं तो रेड से डिनोट कर देते हैं। अब चलिए फिर से एक बार आपके लिए, उन बच्चों के लिए, कि भाई यहाँ पे ये फिक्स लाइन है, ये ब्लैक वाला जो है वेरिएबल लाइन है, और ये जो एरिया आ रहा है शेडेड एरिया, ठीक है, इसको हमने ए बोला, अंडर द कर्व। अभी हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है कि वो हाउ ए विल रिप्रेजेंट। आपको बोले सर हमें तो पता है, तो आपको पता है तो आप घर जाइए, घर में ही है, अच्छा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो एरिया है ये ए है, समझ में आ गया। और जैसे ही हमने एक्स को डेल्टा एक्स से चेंज किया, देयर विल बी इफेक्ट इन वाई, वाई डेल्टा वाई से चेंज हो गया, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हमने उसको मान लिया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है, दिस मूव्स टू दिस ऑरेंज वाली लाइन, एंड देयर विल बी सर्टेन चेंज इन एरिया। उस चेंज इन एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई डेल्टा ए। अब मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, नहीं वैसे बोल तब से यही रहा हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन ये बड़े वाला रेक्टेंगल। और बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल लोगे, रेक्टेंगल तो, अब रेक्टेंगल भी दिक्कत आती है, अच्छा अच्छा, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो लेकिन इसका ये वाला बेस तो डेल्टा एक्स ही हो जाएगा। अब ये हाइट तो भैया वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया ना, ये हाइट क्या हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो आपको समझ में आ गया कि दिस विल बी एन ऑर्डर, ठीक है ना। अब कोई बोल सकता है कि सर ये ऑर्डर तो गलत है, मान लीजिए कर्व डिक्रीजिंग होगा तो ऑर्डर पलट जाएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अभी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर फंक्शन लिया है, तो ये ऐसा दिखेगा। आप डिक्रीजिंग करके सेम काम कीजिएगा, तो ये लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब ये आपस में प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे। इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये बीच में ही रहेगा अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप। समझिएगा, ठीक है ना, बीच में मत कूदिएगा, बीच में कूद गए कंक्लूजन पे तो फिर तो भगवान मालिक है। अच्छा, डी ए बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बाई डेफिनेशन, डी वाई बाई डी एक्स होता है बाई डेफिनेशन क्या, लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स क्या हो गया, लिमिट
डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स। देख लीजिए एक बार, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मतलब मुझे नहीं लगता है दिक्कत होनी चाहिए, बात है हो जाए तो अलग बात है, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स इज दिस। अब ये लिमिट कैसे निकाले साहब? अरे ये तो बहुत ईजी है, सैंडविच सैंडविच। ये देखिए, ये वाली चीज जो है इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच है। अब डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 पे लेफ्ट वाला तो वाई ही जाएगा, वाई तो फिक्स है, और राइट वाला कहाँ जाएगा? ये भी तो वाई जाएगा, क्योंकि ये भी तो सिखाया था कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ऑल्सो अप्रोचेज 0। याद आ रहा है क्या? तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज वाई। व्हाट इज वाई? वाई इज एफ एक्स। तो यानी यहाँ से एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल फाइंड आउट कर लिया कि जो एरिया फंक्शन था इन केस एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ये एरिया फंक्शन ए से जिसको डिनोट किया था, दिख रहा है क्या? उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज फंक्शन इटसेल्फ, दैट इज फंक्शन इटसेल्फ। दिखा गया? अब यहां से हम डिफरेंशियल ऑफ ए अगर लिखते हैं, दैट इज एफ एक्स डी एक्स, एंड दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया का एक फॉर्मूला दिखने वाला है अभी थोड़ी देर के बाद, रुक जाइए, का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये तो ए हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन। इसका हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, एंटी डेरिवेटिव मान लिया एफ एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो देयर इज ए इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व इन दिस। अब बोलोगे इनिशियल कंडीशन क्या हुआ सर? जैसे ये जो ब्लैक वाला जो था वो स्लाइड कर रहा था इधर उधर, समझ में, ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो कैपिटल ए चेंज हो रहा था नहीं, और उसको चेंज करने वाला कौन सा एलिमेंट था? बेसिक एलिमेंट तो एक्स था, कि एक्स चेंज हो रहा था तो वाई भी चेंज हो रहा था, ए भी चेंज हो रहा था। जैसे ही हम इस ब्लैक वाले को घुमाते 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 ए पे ही ले जाएंगे तो एरिया विल बी एक्चुअली 0, क्योंकि ये फिक्स है ये वाला, और इसको हम लोगों ने घुमाते 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 बिल्कुल इस पे लेकर गए। तो अगर हम बिल्कुल इसको इस पे लेकर गए तो कैपिटल ए 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कैपिटल ए कब 0 हो रहा है? जब स्मॉल एक्स से, जब इस x की वैल्यू, ठीक है ना, ये वेरिएबल था, ठीक है ना, स्मॉल x इक्वल टू ए पे बात करें तो कैपिटल ए 0 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लोग लेंगे अगर इसमें हम लोग x इक्वल टू ए रखते हैं तो कैपिटल ए विल बी 0। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात नहीं बोली है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो दिक्कत करेंगे। तो कैपिटल ए 0 है तो ये एफ ऑफ ए प्लस सी, अरे वाह, सी निकल गया भाई साहब। तो c अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ ए आ गया दोस्त, यहां से देखिएगा, तो इसको हम यहां रख देते हैं, कैपिटल ए इज व्हाट? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। सोचिए सोचिए सोचिए, यही तो कल तरीका बतलाया था मैंने डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का। यानी कि अगर ये चीज़ आ गई मेरे पास तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये एंटी डेरिवेटिव इसका, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि दिस इज इंटीग्रल ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। यही तो कल बात कर रहे थे कि अगर ऐसा है और इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है तो एक बार एक्स रखेंगे एक बार ए रखेंगे, जब काटोगे तो ये चीज़ इसी में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कैपिटल ए का फॉर्मूला आ गया, यानी जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो चुका है। अब बोलोगे सर कैसे हुआ प्रूफ? तो देखो ना भाई साहब, ये जो कैपिटल ए एरिया जिसके बारे में इतनी देर से चर्चाएं चल रही थी वो किसके बराबर आया? ए टू एक्स, समझ में आ रहा है? ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप कोई पूछ दे मेरे से कि यहाँ से ये वाली एरिया किसके बराबर हो जाएगी, तो हम ले ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, एफ एक्स पॉजिटिव है, जैसे ही एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये आप समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूअस सम है एक तरीके से, कि एक हाइट है उस पर हमने छोटा सा डी एक्स लिया और जो रेक्टेंगल टाइप की चीज़ बन रही है, समझ में आया क्या? या जो भी एलिमेंट्री ये चीज़ बन रही है, समझ में आया क्या? ये कर्व के नीचे, ठीक है ना, ये एक्चुअली बार बार क्या हो रहा है? इंटीग्रेट। ये एक्चुअली क्या हो रहा है? बार बार इंटीग्रेट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कि ये जो पूरा डेल्टा ए वाला पोर्शन था, ये दिख रहा है क्या? ये डेल्टा ए वाला जो पोर्शन था, समझ में आया क्या? तो एट सर्टेन वाई एक्स कॉमा वाई डेल्टा एक्स का वेरिएशन मिला और उसका जो एरिया मिला वही कंटिन्यूअसली ए से बी में इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब आप एक चीज सोचिए कि अगर एफ एक्स नेगेटिव हो जाए तो वो जो एडिशन होगा उसमें वो चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि अगर वाई नेगेटिव हो गया और डेल्टा एक्स का अभी भी वेरिएशन पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि वो जो सम होगा वो नेगेटिव। तो यही लास्ट क्लास में बतला रहा था कि दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, और वो मैं कैसे बतला रहा हूँ? अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है बतलाओ, क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव हो गया, वेरिएशन उल्टा कर दोगे और एफ एक्स नेगेटिव कर दोगे, मतलब ए से बी की जगह बी से ए घुमा दो
और एफ एक्स नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये सब चीज़ें आप पहले से जानते होंगे हालांकि, लेकिन उसको यहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि अगर एफ एक्स बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर स्मॉल एफ एक्स बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो डेफिनेटली आपको दो पार्ट में अलग अलग एरिया सम निकालना पड़ेगा। इसलिए उस केस में क्या किया जाता है, इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, एटलीस्ट 99%। एक आध परसेंट अगर कुछ रहता है उनका, जो कि हमेशा रहता ही है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट्स ज़रूर बना लें, सही है क्या। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट वी आर वॉचिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो जाइए। अब पहला है, if small fx is a continuous function in a to b and integral a to b fx dx equal to 0। सोचो, तुम खुद से भी सोचो, इंटीग्रल a to b fx dx इज 0, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, देन the equation fx equal to 0 will have at least one root in open a to b। जैसे कोई बोलता है कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज 0, तो भाई अगर मान लो एफ एक्स थ्रू आउट कंटिन्यूस है, ध्यान रखना, अगर एफ एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी एक आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोटिस कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स पॉजिटिव है तो a टू b एफ एक्स डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्लेन क्या करूँ यार, अभी तो किया। मान लो अगर एफ एक्स थ्रू आउट नेगेटिव है तो a टू b एफ एक्स डी एक्स हमेशा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। समझ में आएगा? जीरो हो रहा है तो जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली पूरा का पूरा ऊपर नहीं रह सकता है, पूरा का पूरा नीचे नहीं रह सकता है, यानी कहीं ना कहीं जाके बीच में उसको कट करना पड़ेगा। कोई बोले बीचों बीच ही कट करना पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फंक्शन की वो कहाँ काटता है। समझ में आएगा? लेकिन ये जरूर है कि अगर ये इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स जीरो हो रहा है तो एफ एक्स को कहीं ना कहीं बीच में एक बार जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। और हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया होगा। एफ एक्स जीरो हो थ्रू आउट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। थ्रू आउट एफ एक्स जीरो होना जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं जीरो होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता हो कुछ पार्ट पॉजिटिव हो कुछ पार्ट नेगेटिव हो और वो अपने आप में एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। चाहो तो एक ये कुल मिलाकर रोलेस थ्योरम से बहुत मिलता है, चाहो तो एक इस पर सवाल लिख लो। Prove that the equation ax squared plus bx plus c equal to 0 has a root, अभी शायद कुछ दिन पहले भी क्या होगा, in open 0 to 1 if 2a plus 3b plus 6 times c equal to 0। अब बोलोगे सर कैसे, ठीक है ना। अब मुझे जहाँ तक याद है शायद यही कंडीशन है, बाकी देख लेते हैं। तो एक तो हम लोगों को याद है कि रोलेस थ्योरम से हम इसको इंटीग्रेट करते थे, कैपिटल एफ एक्स बनाते थे, 0 और 1 पे वैल्यू सेम प्रूव करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, और वहाँ से प्रूव होता है। बाकी हमने अभी जो सीखा है ना उससे जल्दी हो जाएगा कि हम लोग बस इंटीग्रेट करके देख लें। इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, सोचिएगा क्यों। तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स क्यूब बाई 3, ये वही चीज़ हो रही है। F1 F0 सेम है, कैपिटल F1 F0। कांस्टेंट यूज़ करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि यहाँ इवेंचुअली दे विल कैंसल आउट, तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है। तो a बाई 3
प्लस बी बाई टू प्लस सी और माइनस 0 आएगा, और इसका एलसीएम लेंगे मेरे ख्याल 6, तो 2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम्स सी, एंड दैट इज व्हाट 0। तो ये 0 मतलब 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स 0, तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा। सही है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। इट गोज लाइक दिस, इफ small fx is discontinuous at x equal to c, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी है आज़ादी डिसकंटिन्यूस होने की, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इज डिसकंटिन्यूस एट x equal to c and c is belonging to a to b, then integral a to b fx dx must be treated like this, a to c माइनस। अब बोलोगे c माइनस क्यों सर आप बोल रहे हो? बेटा देखो, c पे हो सकता हो नॉट डिफाइंड हो, तो आपको तो एरिया से मतलब है ना। एक पॉइंट से अगर कोई पूछ दे भाई कि बताओ इस पॉइंट का एरिया क्या है, तो कोई मतलब नहीं है ना, एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड द एक्स एक्सिस, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए सी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो सी की वैल्यू तो एक्चुअली आप रख ही नहीं सकते ना। सी पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मान लीजिए, समझ में आएगा? तो आप ए टू क्या जाइएगा, सी माइनस जाइएगा ना। मान लीजिए इस तरह का शेप है, ऐसा कुछ है, तो आपको अगर ए से बी में नहीं इंटीग्रेट करना है, तो एक्चुअली वो क्या हो रहा होगा, ए टू सी माइनस सी अगर ये पॉइंट है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ए से जस्ट सी से पहले, ताकि ये वाली चीज़ आपको आ जाए, और फिर सी प्लस या सी से, अगर मान लो सी पे डिफाइंड है, मुझे नहीं पता कहाँ डिफाइंड है कहाँ नहीं डिफाइंड है, तो मैं तो इसको सेफर साइड में क्या बोलूँगा, सी प्लस टू बी। सी का लफड़ा ही छोड़ देते हैं ना। अगर मान लो सी पे डिफाइंड भी है कहीं ऊपर नीचे, समझ में आएगा, तो क्या लेना देना मेरे को, ठीक है ना। मैं तो सी बोलूँगा, सी प्लस बोलूँगा, एक ही चीज़ अपने को फील आएगी, समझ में आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, ए टू सी माइनस एंड सी प्लस टू बी। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ और क्लियरली, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में भी अगर मान लो ए और बी पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो भी हम लिमिट पे ही खेलेंगे। मान लो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में ए पे डिफाइन नहीं है और इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जो भी आ रहा है, तो आप ए से चालू नहीं कर पाओगे, तो आप कहाँ से चालू कर पाओगे बोलो, ए प्लस से, और उसी तरीके से बी माइनस से। तो ऐसा लिखना भी अपने आप में ये यही बतलाता है ए प्लस टू बी माइनस जा रहा है। इनकेस अगर आप ए से बी रन नहीं कर पाएंगे, तो आप कहाँ चलेंगे, ए प्लस से बी माइनस। जैसे अगर मैं ए टू सी लिख के भी छोड़ देता, तो भी कोई गलत नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अंडरस्टूड यही होता है आदमी को कि ए टू सी की जगह क्या अंडरस्टूड होगा, ए टू सी माइनस। और अगर कोई बोले सी टू बी लिख के छोड़ देता, तो सर तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फिर से अंडरस्टूड होता सी प्लस टू बी माइनस। मेरे ख्याल से मैंने तो बतला दिया है, बाकी आप सोचिएगा क्या बोला है मैंने, एक्सप्लेन भी किया है पूरा। चलिए अगला एक इस पे सवाल देख लेते हैं। इंटीग्रल माइनस वन से वन, इंटीग्रल माइनस वन से वन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स करके देखिए, पॉज कर लीजिएगा। अब जैसे इस तरह के सवाल में बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके निकाल के फंक्शन उसके याद करते हैं, तो कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जब सीधा दिख रहा हो तो फिर हम उल्टा क्यों जाएं। ये जैसे अगर मैं इसको एफ एक्स बोलता हूँ इसको, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एक्चुअली क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। यहाँ गलती तब हो जाएगी जब आप इसको माइनस वन से वन रन करा दीजिएगा, क्योंकि ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से जीरो माइनस, और फिर जीरो प्लस से वन। ये समझ में आई बात कि जीरो पे क्यों तोड़ा, कि कॉट इनवर्स वन बाई एक्स कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट जीरो, तो जीरो माइनस तक ले जाएंगे, तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो पाई कॉट इनवर्स माइनस वन 3 पाई बाई 4, कॉट इनवर्स वन पाई बाई 4, कॉट इनवर्स जीरो प्लस पे इन्फिनिटी जा रहा होगा तो जीरो। तो मुझे लग रहा है कि ये कितना देगा, पाई बाई 2। तो बहुत बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट करके डरे हुए रहते हैं, तो पता नहीं चलता उनको कि क्या लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी इसको एफ एक्स मानिए, जो नीला वाला मैंने हाईलाइट किया है, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश का इंटीग्रल एफ एक्स, बस तोड़ के लिख देना है, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर लिया आपने, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पहले मैं सवाल देता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखूंगा। इंटीग्रल माइनस वन से वन
एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे ही कर देते हैं और बोलते भी कि सर आपने पढ़ाया था डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू 1/x dx। x dx is x square by 2 and this goes to be 0। तो पहली चीज और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज रॉन्ग। अब बोलोगे सर डिफरेंशियल एल एन एक्स तो आपने बताया था। हाँ भाई ये सही है, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स करके तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिमिट आ गया तो पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर हम इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जिस x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, नहीं dx लेके जोड़ते रहते हैं ना इंटू एफ, नहीं तो वो जो x है वो कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, a से b। तो यहाँ ये जो -1 से 1 है ये x का वेरिएशन नहीं दे रहा है, ये विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स है तो ये एल एन एक्स का वेरिएशन दे रहा है। ये किसका वेरिएशन दे रहा है, एल एन एक्स। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त अब ये एल एन एक्स के वेरिएशन से x के वेरिएशन में शिफ्ट हो गया है, ये एल एन एक्स के वेरिएशन से x के वेरिएशन में शिफ्ट हो गया है। तो एल एन एक्स -1 से 1 जा रहा था, तो लेट मी चेक कि एल एन एक्स अगर -1 है तो x क्या है, x है e की पावर -1 और एल एन एक्स जब 1 है तो x क्या है, e की पावर 1। तो अब ये जाके होगा x स्क्वायर बाई 2 और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ई स्क्वायर माइनस ई की पावर -2/2। बात आती है समझे। तो यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है इंटीग्रल a टू b, यहाँ देखना नंबर्स के साथ आते ही चीज़ों में चेंज आ रहा है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है और आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, लिखिए ना, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन लिमिट्स चेंज कर दीजिए। इसमें जी एक्स ए से बी चल रहा है तो जी एक्स अगर ए है तो एक्स क्या हो गया, जी इनवर्स ए, और जी एक्स अगर बी है तो एक्स क्या हो गया, जी इनवर्स बी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअल इस तरीके से वर्क करेगा, और अगर आप लिमिट चेंज करना भूल जाते हो इन केस तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सब गड़बड़। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट तो ये था भाई साहब। फोर्थ पॉइंट में कुछ इंटीग्रल्स हैं जिसको आप याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। जैसे इंटीग्रल ए टू बी नहीं, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स। इसका फ़ायदा भी होता है, कैलकुलेशन कम लगता है, बहुत बार ये अपीयर होगा। या 0 से π/2 cos x dx, सबको इंटीग्रेट करके दिखा सकता हूँ बट अभी वो मकसद नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखिए, 1 निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। ठीक है, इसी तरीके से 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। π/4 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स और 0 से π/2 cos क्यूब एक्स डी एक्स। दिस इज 2/3। ये सब प्रूव किया जा सकता है, सब इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप खुद से भी करके देख सकते हैं, उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही में चाहते हैं तो खुद से करके देख लीजिए, सब आ जाएगा। दिस इज 3π/16। ठीक है, दिस इज 3π/16। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट क्लियर है। फिफ्थ में फिर से एक प्रॉब्लम दूंगा, फिर उसका उस पॉइंट को अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, पॉइंट बाद में लिख दूंगा। इंटीग्रल 0 से 1
ई की बार रूट अंडर ई की बार एक्स डी एक्स। टू टाइम्स ई से ई की बार रूट ई एल एन एक्स डी एक्स। ठीक है, करके देखिए। ले लीजिएगा अपने हिसाब से टाइम। आप देखोगे इसका आंसर जो है प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट्स एंड दैट विल बी ई की बार रूट। दिस विल बी द आंसर। हो गया सर? कैसे? हाँ, उस पर बात कर सकते। ठीक है, तो हम बोलेंगे इफ y इक्वल टू एफ एक्स is a bijective function and x equal to gy is inverse of it, क्या बोला? y इक्वल टू एफ एक्स क्या है भैया? बाइजेक्टिव फंक्शन, और x इक्वल टू जी वाई इसका क्या है? इनवर्स। मैं इस तरह के सिंबल्स में बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पहले से फंक्शन की क्लासेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा लिखने का मतलब है x एंड y में कोई फर्क नहीं है, इसका x इसका y सेम है। नहीं, 3 स्टेप होते हैं इनवर्स निकालने के लिए। पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा x को इन टर्म्स ऑफ y, और तीसरा x y को इंटरचेंज करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बस सिंपल एक चीज़ की गई है कि y इक्वल टू एफ एक्स था, उसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया है। वो जो लास्ट स्टेप है वो इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लास्ट स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद समझ में आ रहा है कि इसका x उसका y, उसका y इसका x होता है, समझ में आ गया। बट यहाँ पे लास्ट स्टेप हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और x इक्वल टू जी वाई इसका इनवर्स है, ठीक है ना। और f ऑफ a हम लोग बोल रहे हैं कि c है और f ऑफ b d है। तो अगर कुछ ऐसा माहौल है तो आप देखोगे कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू d जी वाई डी वाई this is going to be BD minus AC. This is going to be BD minus AC. अब बोलेंगे कैसे आएगा? तो सिंपल है, आप क्या करो, सेम वेरिएबल्स चल रहे हैं, ठीक है ना। y को यहाँ एफ एक्स रख दो तो ये बन जाएगा g ऑफ एफ एक्स इंटू डी ऑफ एफ एक्स। अब ध्यान रखना एफ एक्स सी से डी जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर f और g एक दूसरे का इनवर्स है तो ये तो x हो गया दोस्त, और डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स को लिख सकता हूं मैं एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ये चेंज हो गया लिमिट। एफ एक्स अगर c था तो व्हाट इज x, देखना एफ एक्स अगर c था तो x की किस वैल्यू के लिए था? a के लिए। एफ एक्स अगर d था तो एफ एक्स डी किस वैल्यू ऑफ x के लिए था? b के लिए था, देखना। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं इसको, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये दिख रहा है लिमिट तो सेम आ गया, लिमिट तो वही a टू b आ गया, और अंदर क्या बना आपका चहेता एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। इसको तो सुना होगा एक्स एफ एक्स एंड फ्रॉम a टू b। सो व्हाट इज दिस? दिस इज b एफ b माइनस a एफ a। व्हाट इज एफ b देखो d है, bd और माइनस a आ गया bd माइनस a। तो यहां पे भी देख सकते हो आप कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये एक दूसरे के इनवर्स है भाई साहब। अगर ये एक दूसरे के इनवर्स हैं और आप देखो जीरो पे इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या आएगी? ई की पावर 1, तो ई हो जाएगा, और 1 पे रखोगे तो ई की पावर रूट ई। दैट्स वाई दिस आंसर इज गोइंग टू बी ई की पावर रूट ई। इसको हम ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। बोलोगे सर ग्राफिकली कैसे एनालाइज करोगे? ध्यान सुनना, y इक्वल टू एक्स क्यूब है मान लो, और कोई बोलता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, x इक्वल टू जी वाई इसका इनवर्स। यही चीज है, मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स था और ये x इक्वल टू जी वाई है।
तो इसलिए कुछ भी कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बोला चेंज कैसे हो नहीं हुआ, ये देख लो ये चीज़ें। तो एक्स और वाई तो सेम ही है ना। अब देखना, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, हाउ विल यू फाइंड द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जी वाई? सोचो जल्दी। दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, हाउ विल यू फाइंड द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जी वाई? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन लेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कूल कूल कूल। आप देखो y इक्वल टू एक्स क्यू का मान लो कोई ग्राफ है, तो x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 का ग्राफ थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो तो f इनवर्स x बनाते तब हम उसको इंटरचेंज करते थे ना, क्योंकि x y रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये तो दोनों सेम ही चीज़ है ना, ये क्या डिफरेंस है? बस x, एक चीज़ y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखी गई है, उसको बस x इन टर्म्स ऑफ y लिखा है। तो y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई के ग्राफ में कोई असर नहीं है। हम x एक्सेस के हिसाब से बोलेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स ये है, और दूसरी तरफ से बोलेंगे तो x इक्वल टू जी वाई यही है, सेम ही तो है ना। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ किसी को लगता है और x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 का ग्राफ डिफरेंट आने वाला है? दोनों तो सेम ही आने वाला है। अच्छा, अब सुनिएगा, अब हम बोले a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो अभी मैंने प्रूव करके दिखाया a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज गोइंग टू बी दिस एरिया। समझ में आ रहा है क्या? और c टू d, तो f ऑफ a c था, ये f x का ग्राफ है, ये x इक्वल टू जी वाई का भी ग्राफ है। नहीं तो हम बोले a पे वैल्यू c आ रही थी और b पे वैल्यू d आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था, a पे वैल्यू c आ रही थी और b पे वैल्यू क्या आ रही थी? d। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको बोलूंगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स ये हो गया। लेकिन अब मुझसे कोई पूछता है c टू d जी वाई डी वाई, तो dx था तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा था, और ये x इक्वल टू जी वाई है, तो अब ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा ना, c टू d एंड जी वाई डी वाई, तो वो तो ये एरिया देगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू d जी वाई डी वाई, तो ये सम क्या हो गया? हम लोग बोले ये सम हो जाएगा ये बिगर रेक्टेंगल माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल। समझ रहा है? माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। यानी कि ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि बी डी माइनस ए सी ही आएगा। आती है बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये आज यहाँ पे हम लोग रहने दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी इस पे एग्जाम्पल्स अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो वो ग्रीन बोर्ड वाले जो रिकॉर्डिंग्स के वीडियोस हैं वो भी आएंगे, ठीक है ना, वो देख लेंगे बीच बीच में। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है अपना रेज करके देखिएगा। अगर कहीं कहीं प्लस माइनस देख रहे हैं दिक्कत आई, तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा रेज कर लीजिएगा, बस यही कहूँगा, ठीक है ना।